तो हेलो स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस अबाउट द साइंस, है ना। और आई होप आपका इंग्लिश का एग्जाम मस्त गया है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट बायोलॉजी रिगार्डिंग क्लास 10, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कब है? एग्जाम साइंस का एग्ज़ाम आपको 4 मार्च का है। आई होप पेपर मस्त जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो बायो का सेशन होगा, ठीक है। और ये जो बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे वो है पहला जो चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जीवन प्रक्रिया को लेकर के। और ये पता है आपको, लाइफ प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जिंदगी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये अकेले चैप्टर जो है ये कैरी करता है 10 मार्क्स, ठीक है ना। ये अकेले चैप्टर कैरी करेगा 10 मार्क्स। इसमें जो मेन हम लोग का जो टॉपिक है वो 4 टॉपिक पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन, जिसको पोषण कहते हैं। सेकेंड आता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और थर्ड जो आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन को ही हम लोग सर्कुलेशन भी कहते हैं। और फिर फाइनली जो हमारा आता है उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन। ये 4 बेसिक प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन को लेकर के पढ़ाई करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन के बारे में सिंपली बताया जाता है इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन आवर बॉडी, है ना। इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। ये हमारा आ गया न्यूट्रिशन के फॉर्म में, यूटिलाइजेशन ये हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर। ये जो न्यूट्रिशन होता है इसको 2 भाग में पहले क्लासिफाई किया गया है। एक का नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और एक का नाम होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो ऑटोट्रॉपिक के बारे में बताया जाता है द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड। ग्रीन प्लांट खुद से अपना भोजन बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? डिपेंड ऑन अदर, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है दूसरे पे ऑर्गेनिज्म निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में जो मेन एक थीम होता है वो क्या देखना होता है? सबसे पहली बात कि ऑटोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक का जब क्लासिफिकेशन पूछे आपसे तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, कि ऑटोट्रॉपिक जो होता है इसमें 2 तरह से होता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है। एक का नाम है फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक। और एक का नाम होता है, ठीक है, एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये 2 तरीका से फोटो क्लासिफिकेशन है। किसका? याद रखेंगे, ऑटोट्रॉपिक का 2 तरह से क्लासिफिकेशन होता है, ठीक ना। तो देखो ऑटोट्रॉपिक में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉपिक में एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है प्लांट के द्वारा, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। समझिएगा, फोटोसिंथेसिस, और आपका सैंपल में वही दिया है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो तो 2 वर्ड से मिला हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सूरज के लाइट को फोटो कहते हैं, ठीक है ना। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, यानी लाइट के प्रेजेंस में अगर वो भोजन बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इस केस में हम लोग को क्या देखना होता है? कभी कभी पूछ देता है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कंडीशन में कौन कौन है? 4 कंडीशन है। कौन कौन? सनलाइट, इसके बाद पूछ देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद क्या है? वाटर, एक बाद बताओ क्लोरोफिल, भूल गए? क्लोरोफिल। ये 4 कंडीशन है, ये इसको बोलते हैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यही कंडीशन लागू होता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन होना चाहिए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी यही 4 कंडीशन चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई हो गया। लेकिन यही सवाल सीबीएसई घुमा करके पूछा, मेंशन द इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इवेंट का मतलब होता है घटना, कोची घटना घटता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहीं पे बताते हैं, क्लोरोफिल जो होता है ना, दम समझते जाओ शॉर्ट ट्रिक से, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो पाया जाता है लिप्स में, है ना। जो भी लिप्स वगैरह है उसमें पाया जाता है, इसी के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अब ये जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, एकरे में जैसे सेक्शन ऑफ लीफ का मेरा वीडियो है, सेक्शन ऑफ लीफ माने पत्ती का जो हम बता रहे थे, तो इसमें हमने बताया था कि एकरा में एक पार्ट है जहां पे एक कंसिस्ट करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल।
किचन ऑफ द सेल, ठीक है ना, सेल के किचन ऑफ द सेल, माने कि क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है। तो जो क्लोरोफिल तुमको दिख रहा है, एक क्लोरोफिल क्या करता है, डायरेक्टली जो ग्रीन पिगमेंट है ना, ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है ट्रैप सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और फिर क्या होता है, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, माने सोलर एनर्जी का कन्वर्ट कर देता जाता है किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बताया जाता है, ये इवेंट हुआ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये तो पहला इवेंट हुआ। सेकेंड जो इवेंट के बारे में पूछा जाता है, इसमें सेकेंड जो इवेंट घटता है उसको क्या कहते हैं, तो सेकेंड जो इवेंट होता है वो क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तब वो सबसे पहली बात जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो रिड्यूस करके, रिडक्शन करा करके इसको ऑक्सीजन के रूप में रिलीज कर देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज तो बनता है, लेकिन बदले में रिलीज करता है किस चीज़ को, स्टोर करके रखता है किस चीज़ को, तो स्टार्च को, ठीक है। स्टोर करके क्या रखता है, स्टार्च को। ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ग्लूकोज का तो निर्माण हुआ, लेकिन स्टोर जो करता है वो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, याद रखेंगे। स्टोर करके अगर पूछेगा आपसे कि क्या रखता है, तो स्टोर फूड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, ठीक है, स्टोर फूड। जबकि फूड मैन्युफैक्चर जो बनता है उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाया जाता है, स्टोर स्टार्च हुआ, ठीक है। तो कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, कन्वर्सन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये मेन फंक्शन हो गया कब, फोटोसिंथेसिस के टाइम में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। अब कैसे कहा जाता है, एक्टिविटी देख लो, ठीक है ना, एक्टिविटी। अब एकरा में जैसे सबसे पहले बात दिया है, कभी कभी दे देता है ना ऑब्जेक्टिव में, नेम द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब जानते हैं, रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, रॉ मतलब कच्चा, जानते हैं कि नहीं जी, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो दो गो है रॉ मटेरियल के केस में। आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछा, आल है क्वेश्चन ही, मेंशन द मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होता है वो रॉ मटेरियल है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल के अंतर्गत में आ गया, ठीक है ना। अब इसमें इवेंट में दे दिया है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, फिर देखो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया, जो एनर्जी का निर्माण होता है वहां पे। फिर स्टोमाटा के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इससे ना हम लोग को सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होता है, तो 3 गो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट भी दम एक बार में रिकॉल कर लो, दम 5 स्टेप में हम लोग खत्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, 5 स्टेप्स में, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डी स्टार्च, ठीक है, डी स्टार्च। तो इसमें तुमको पता है कि टेक अ पॉटेड प्लांट देन प्लेस इट इन द डार्क रूम, है ना। एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस यही होता है ना, डार्क रूम में रखना, ठीक है ना, याद रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे। ताकि क्या होता है, जिससे इसमें जो भी फूड बना हुआ है, स्टार्च है, जमा है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ई एक्सपेरिमेंट नंबर अगर हम 1 के बारे में बात करें, तो यहाँ पे शो करना है हमको सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सूरज का रोशनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हम दिखाएं। तो पहला डी स्टार्च करना, ठीक। तो हम बोले ना कि जिसके बारे में पूछा जाए उसी को कम कर दो, ठीक है ना। तो सूरज तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम सूरज को रोक सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सेकेंड स्टेप में टेक अल्युमिनियम फॉइल, टेक अल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम का फॉइल लेंगे, इसको फिर क्या किया जाता है, पत्ती के बीचों बीच लपेटा जाता है। जैसे मान लो कि कोई लीफ है, ठीक है, तो इसमें क्या किए हैं, बीचे बीच इस तरीका से लपेट देंगे, ठीक है ना, रैप अल्यूमिनियम फॉइल। और उसके बाद फिर क्या जाता है, प्लेस इन सनशाइन, प्लेस इन सनशाइन, तब इसको धूपा में रखिएगा, ठीक है। तो ई स्टेप नंबर 3 हो गया, धूपा में रख दिए। इसके बाद जो चौथा स्टेप में क्या बताया जाता है, पलक द लीफ एंड बॉयल इन वाटर, बॉयल इन वाटर। पानी में क्यों बॉयल करते हैं, ठीक है ना। तो पानी में बॉयल करने के पीछे एक ही कारण होता है, ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के पीछे यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस बार आना है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन को इसीलिए तोड़ा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन होता है और ये सिलेक्टिवली सबस्टांस को ही जाने देता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि खाली सिलेक्टेड सबस्टांस जाए। इसको फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का है, फ्रीली परमिएबल बनाना है ताकि आयोडीन सॉल्यूशन जो हम डाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका टेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये बॉयल किया जाता है पानी में ताकि इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाए। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही इसका सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है तब याद रखना क्लोरोफिल के केस में आयोडीन सॉल्यूशन कोई कलर परिवर्तन नहीं शो करता है, अतः क्लोरोफिल तो हटाना जरूरी है क्योंकि ग्रीन लीफ होने के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं उसके पास तो क्लोरोफिल है। ठीक है, तब क्या करते हैं नेक्स्ट, बॉयल इन अल्कोहल एलोंग विथ वाटर बाथ, एलोंग विथ वाटर बाथ। अब ये कहें भैया वाटर बाथ का क्यों बात आ जाता है यहाँ पे, तो देखो डायरेक्ट अल्कोहल में आप नहीं बॉयल कर सकते, कारण क्या है, क्योंकि कंबसन हो जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्यूल का काम करता है, इथेनॉल पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में तब जान जाएंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, बॉयल इन द, आपको बॉयल कर देना है, कहाँ पे बॉयल करेंगे, तो अल्कोहल में, एलोंग विथ वाटर बाथ। अब उसको वाटर बाथ देंगे, जैसे ही आप बॉयल कीजिएगा है ना अल्कोहल में, इसका क्या होगा, क्लोरोफिल हट जाएगा। तो यहाँ याद रखना टू रिमूव क्लोरोफिल, टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हटाने के लिए। आज जैसे ही क्लोरोफिल हटता है, क्लोरोफिल जैसे ही हटा, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, पुट, कौची डालिएगा, पुट आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन डालिएगा, क्या देखिएगा, स्टार्च वाला एरिया में कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, है ना, ब्लू ब्लैक। बाकी अदर पार्ट कैसा रहेगा, कलर लेस। ये क्या प्रूफ करता है, सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, तो सिंपली यहाँ है। अब चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या बताया, है ना, सबसे पहला स्टेप एकदम सिंपल। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, डी स्टार्च करना। इसके बाद कहता है फिर एल्युमिनियम फॉइल लपेट देना, इसके बाद सनसाइन में इसको प्लेस करना, सनसाइन में प्लेस करने के बाद फिर उसको बॉयल करना सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए। इसके बाद अल्कोहल वाला, अल्कोहल में इसीलिए करवाते हैं ताकि जो भी है ना इसका क्लोरोफिल है वो हट जाए। इसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन तक कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कहता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है, इसमें सिंपली द CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं बे है ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसमें भी सबसे पहला स्टेप में क्या कहता है, सिंपली वही डी स्टार्च, डी स्टार्च। लेकिन हाँ यहाँ पे एक कंडीशन हो जाता है, क्या कंडीशन होता है, द कंडीशन व्हाइल सिलेक्टिंग द पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट सिलेक्ट करने के पीछे एक कंडीशन लगाया जाता है और वो कंडीशन क्या बताता है कि पॉटेड प्लांट आपको वैसा लेना है जिसमें वेरिएंटेड लीफ हो, वेरिएंटेड कलर लीफ हो। ठीक है ना, एक कंडीशन है वेरिएंटेड कलर लीफ हो। अब वेरिएंटेड कलर में क्या होता है, पिटा जाओगे तुम दोनों, है ना। इसमें कैसा होना चाहिए, पार्शियल ग्रीन, पार्शियल ग्रीन होना चाहिए और एनी कंपोनेंट, है ना, और एनी कलर, पार्शियल ग्रीन होना चाहिए, दूसरा कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है ना, इसको एक बार फिर से सुन लेंगे, बार बार रिकॉल कर लेंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल ग्रीन होता है और साथ में मैंने क्या बताया, जो पार्शियल ग्रीन है और साथ में कोई एक भी कलर हो सकता है, जैसे कि या तो उजला ले लीजिए, पिंक ले लीजिए, है ना, येलो ले लीजिए, कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, हाँ 2 कलर होना चाहिए, एक ग्रीन बाकी एक कोई भी कलर, यहाँ यही कंडीशन होता है। तो अब देखो सबसे पहले अंधेरिया में तो डी स्टार्च, एक में लपेटना उपेटना कुछ नहीं है। ठीक ना, फिर इसके बाद धूपा में रखो, सनसाइन में। ठीक है, और धूपा में रखने के बाद इसको तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद सबसे पहले गर्म पानी में हो गया बॉयल कर दीजिए। तब बॉयल किए तो कौची खत्म हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, है ना, क्या खत्म होगा, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का तोड़ दिए, इसके बाद कौची, अल्कोहल बाथ, अल्कोहल बाथ काहे लाई करवाएंगे बताओ, तो टू रिमूव, किसको रिमूव करना है, क्लोरोफिल। वेरी गुड, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। और जब क्लोरोफिल सब हट गया तो एक बाद किसका टेस्ट है, आयोडीन का टेस्ट है। तो जब आयोडीन टेस्ट कीजिएगा तो देखिएगा कौची कि जो ग्रीन पोर्शन था, वो ग्रीन पोर्शन था वहां पे कैसा हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया है। ये क्या शो करता है, किस चीज को, तो स्टार्च के परसेंस को शो करेगा। ठीक है ना, ये प्रूफ कर दिया क्या कि जो ग्रीन पोर्शन है वो फोटोसिंथेसिस किया, इसलिए स्टार्च का निर्माण किया। जब बाकी अदर वाला जो जगह है वहां पे वो कलरलेस के कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से प्रूफ करता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपको क्या कहता है ना, टू शो
कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यही हमको दिखाना है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन बताया जाता है कि आपको ऐसा प्लांट लेना है ना, ऐसा प्लांट लेना है जिसका लीफ जो है वो लॉन्ग नैरो लीफ है ना, लॉन्ग नैरो लीफ, ये लंबा सा पत्ती होना चाहिए। और इसका क्या करना है, सबसे पहले इसको भी सेम, पहला स्टेप सब में सेम रहता है, याद रखना। कौची है तो डी स्टार्च करना। देखो स्टार्च के खत्म करने के प्रोसेस को डी स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्टार्च। द स्टार्च कैसे खत्म करोगे, उसको अंधेरा कमरा में रख करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से तब इसमें सबसे पहला स्टेप में डी स्टार्च करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या कहा जाता है, एक वो जार ले लो, ठीक है ना, जार में होना चाहिए KOH का सोल्यूशन। क्या होना चाहिए, KOH। इसका पूरा नाम है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, जब भी क्वेश्चन पूछा है ना तो 5 नंबर में पूछा है बाबू, लॉन्गे क्वेश्चन में पूछता है, विथ एन एक्सपेरिमेंट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ नहीं लिखना होता है, खाली बच्चा कंफ्यूज होता है। बताओ, मात्र पांच स्टेप में खत्म कर दे रहे है कि नहीं। तो ये बार तो हमको नहीं लगता लॉन्ग कट में उतना क्वेश्चन देगा तुम लोग को, लेकिन हाँ इस तरीका से पूरा इसमें बेसिक बना ना। गर्म पानी में काहे बॉईल करता था, सेल मेम्ब्रेन तोड़ने के लिए। अल्कोहल में काहे लगी, तो रिमूव क्लोरोफिल करने के लिए। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे कैसा कलर में परिवर्तन, कंडीशन क्या होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ लॉन्ग एंड नैरो लीफ। अब जैसे देखो, जैसे ही KOH डालते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, याद रखना, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द वेसल, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे ही इसमें डालते हैं, यहाँ से रबर से फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना, टूटा नहीं है अभी, इसको रबर से फिक्स कर दिया जाता है। और जब रबर से फिक्स करते हैं, इसके बाद क्या कर दिया जाता है, कॉर्क से जैसे ही फिक्स करते हैं, इसके बाद प्लेस किया जाता है सनशाइन में। कहां पे, सनशाइन में, धूपा में। और जैसे ही सनशाइन में डालते हैं, इसके तुरंत बाद, जैसे ही इसको सनशाइन में डालें, धूपा में डालें, इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, है ना, इसको फिर से गर्म पत्ती को निकाल देते हैं। और सबसे पहले बॉयल इट इन वाटर, बॉयल इन वाटर, पानी में बॉयल करेंगे। और जब वाटर में बॉयल करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन टूट गया। अब फाइनली फिर अल्कोहल बाथ, तो जो भी क्लोरोफिल था वो भी हट गया, ठीक है ना। अल्कोहल बाथ दे देंगे तो क्लोरोफिल भी हट जाएगा। और इसके बाद पचमा को छठा स्टेप, आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन। और जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा बताओ, तो कौन वाला ब्लू ब्लैक हो जाएगा बताओ, जो बाहर था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कारण क्या है ब्लू ब्लैक होने के पीछे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिला, पानी भी मिला, है ना, और साथ में क्लोरोफिल भी है। यानी कि चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, इसीलिए जो बाहर वाला पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ये खत्म हो गया। तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, खत्म करेंगे डायग्राम के साथ डायरेक्ट। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखो, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जकरा में नॉन ग्रीन प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे से भोजन को डिराइव करता है, उसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सिंपली, ठीक है। तो याद रखना, हेट्रोट्रॉपिक में तो चल हट तोड़े पे निर्भर रहबो, चल हट तोड़े पे निर्भर रहबो, उसको हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। एकरा में 3 गो, पहला सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, एक बाद पारासाइटिक, पारासाइटिक, एक बाद होलोजोइक, होलोजोइक, ठीक है ना। याद रखना, सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग, मरा गला पे निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक। एकरा में याद रखना, डिपेंड ऑन अदर विदाउट किलिंग, डिपेंड ऑन अदर विदाउट किलिंग, डिपेंड ऑन अनदर, दूसरे पे निर्भर रहेगा लेकिन बिना मारे, विदाउट किलिंग। जैसे मच्छर है कि नहीं, ये क्या है, पारासाइट है ना। ढील लड़कियन के ज्यादा होता है ना, ढील माथा में रहता है, तो वो कोई चीज वो एक बैग नहीं मार देता है कि नहीं, नहीं तो बताओ मच्छर मार देता है एकदम खत्म कर, नहीं वो क्या कर रहा है ना बेटा, उसे ना बेटा तोड़े में से हमको तो चूसना है ना, तो धीरे धीरे आदमी के चूस चूस के खत्म करता है, समझ में आ रहा है। तो वो याद रखना है, माने विदाउट किलिंग, यही हो। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था यही बोर्ड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, अंतर बताइए सैप्रोफाइटिक एंड पारासाइटिक में। तो सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग पे निर्भर करता है, जबकि पारासाइटिक में क्या होता है, वो डिपेंड करता है दूसरे पे लेकिन विदाउट किलिंग, बिना मारे हुए, वो पारासाइटिक। होलोजोइक में याद रखना, तो ये सब ना जब कॉम्प्लेक्स फूड यानी 5 प्रोसेस होकर के गुजरता है तो उसको होलोजोइक कहते हैं। तो इस होलोजोइक में 5 प्रोसेस जो है, सबसे पहला हमारा इंजेक्शन से शुरू होता है।
जिसको कहा जाता है इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ, भोजन सिर्फ मुंह में ले लेना, इंजेशन। इसके बाद देखो डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर पीसेज, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल पीस में टूट जाता है, उसको डाइजेशन। इसके बाद जब भोजन ही डाइजेस्ट हो जाता है जा करके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको एब्जॉर्प्शन। ये जब भोजन एब्जॉर्ब होता है, ये टूट करके एनर्जी पैदा करता है, उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। याद रखना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। तो देखो जब खा रहा है तो कुछ तो निकलना भी चाहिए, जरूरी तो नहीं है ना कि सब चीज एकदम से वही है, बेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर से बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, इजेशन। कोई दिक्कत, खत्म। एक और बाद यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो यहू है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना, देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन मोड इन न्यूट्रिशन, या मोड ऑफ करो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में। तो देख अमीबा के सबसे पहले फोटो बनाओ, देख यही है अमीबा, ठीक है, हाँ अमीबा में होलोजोइक आता है, वेरी गुड। ई हो गया इसमें न्यूक्लियस, ई हो गया इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसको कंटेंट ऑफ द सेल कहा जाता है। कहीं पे इसका एक वैक्यूल बना दो जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। यही याद रखना, यही फूड जो वैक्यूल होता है अमीबा के, फूड वैक्यूल जो होता है अमीबा के, ये कंसिस्ट करता है स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या नाम है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। तो अमीबा में 5 प्रोसेस से होकर के भोजन गुजरता है। अमीबा पता है भोजन इनटेक जो करता है, अमीबा भोजन को इनटेक ऑफ फूड जो करता है अमीबा, वो किस चीज़ से करता है, तो स्यूडोपोडिया से करता है। किस चीज़ से करता है, स्यूडोपोडिया से करता है, जिसको फॉल्स बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया से भोजन ऑब्टेन करता है। इसके बाद भोजन का जो पाचन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा जो फूड वैक्यूल से निकलता है। और इसके पास तो ऑर्गन बना नहीं है, तो ये क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म में बॉडी भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, थर्ड स्टेप हुआ, इसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियस को बड़ा करने के लिए एनर्जी टूटता है, उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। और अमीबा के पास कोई फिक्स ऑर्गन नहीं होता है, इसीलिए वो वेस्ट प्रोडक्ट एक बॉडी के पार्ट में जमा करता है और वही सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसका, ये ब्रस्ट कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट करता है। और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन जैसे ही ब्रस्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसका जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो कम्स आउट हो जाता है। बेस्ट प्रोडक्ट कम्स आउट, बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है, कम्स आउट, कम्स आउट। तो जब बेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाता है, इसी को इजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलो खत्म। इसके बाद आ जाओ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, कैसे होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, इसको डायग्राम से हम समझाएंगे आपको। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशन इन, जब ह्यूमन बींग के बारे में बात किया जाए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेगा, तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब मानव के बारे में बात करें तो मानव में जो न्यूट्रिशन होता है वो समझो। मानव में जो न्यूट्रिशन होता है वो भी अगर तुमसे पूछेगा तो कौन सा मोड है, होलोजोइक, है ना। मानव में जब न्यूट्रिशन के बारे में पूछेगा तो होलोजोइक। तो होलोजोइक में हम लोग का कितना प्रोसेस बताओ जल्दी, 5 प्रोसेस। 5 प्रोसेस कौन कौन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। कोई दिक्कत, देखो ई देखो, तो इंजेशन कैसे होगा, तो इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड, है ना, हाथ से भोजन लेके मुंह में डाल लेना, इंजेशन। कोई दिक्कत, हाथ से भोजन लेकर के मुंह में डाल लेना, क्या हो गया, इंजेशन। चलो कोई दिक्कत, खत्म। अब आ जाओ डाइजेशन। अब डाइजेशन अगर 1 नंबर का सवाल है, डिफाइन डाइजेशन, तो सिंपली बोलिएगा ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर पीसेज। सिंपल है ना, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर पीसेज। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जब सिंपलर पीसेज में कंजप्शन किया जाता है, सिंपलर पीसेज में टूट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना, सिंपली डाइजेशन हो गया। लेकिन अगर यही पूछेगा कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन के पूरा प्रक्रिया पढ़ाइए, तब पाचन के पूरा प्रक्रिया पढ़ाने के लिए आपको इस तरीका से सवाल करना है, बता देता है। तो इसको देखो एकदम आसान तरीका हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, हमारा जो भी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है माउथ, ठीक है, माउथ आ गया ऑर्गन में। इसके बाद ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहते हैं, ये देखो ईसोफेगस दिया है ना, ये है ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं। इसके बाद जे शेप्ड का हमारा स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यही पार्ट है, ठीक है। ग्लैंड में हमारा 4 गो, देखो मुंह में यहाँ पर देख रहे हो सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा है, ये सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद स्टमक में, है ना, यहीं पे इसके वाल में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक होता है लीवर, फाइनली पैनक्रियाज। ये 4 गो ग्लैंड है। चलो अब देखो समझो,
सबसे पहले कैसे हुआ था, इंजेक्शन ऑफ फूड जो होता है आदमी में वो हाथ के द्वारा मुंह में लिया गया, खत्म कहानी। अब जैसे ही भोजन हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले जो भी डाइजेशन प्रोसेस है तो उसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहने के पीछे कारण क्या है, तो देखो फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहने के पीछे कारण दो है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिजिकल दांत के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, इसीलिए फिजियो। और केमिकल क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इंजाइम का समावेश होता है और अलग अलग इंजाइम मिलकर के ही भोजन को पचाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर देता है कि वाई, है ना, वाई डाइजेशन इज कंसीडर्ड एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, है ना, ऑप्शन में दे देगा तुमको फिजियो, या क्वेश्चन कर देगा 1 नंबर के कि वाई, है ना, डाइजेशन इज कंसिडर्ड एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। द डाइजेशन इज कंसिडर्ड एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस बिकॉज एज बी नोटेड, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फिजिकल परफॉर्मेंस इज परफॉर्म बाय टीथ, दांत के द्वारा फिजिकल था ना चबाने का काम किया। इसके बाद केमिकल जैसे सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवा निकला जिसको लार कहते हैं, वो स्टार्च को डाइजेस्ट किया। इसके बाद देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, देखो खाना खाते हैं ना बाबू, तो एक बैग ना यहाँ पर ही ना सिकुड़ता फैलता है, डायरेक्ट भोजन नहीं तो डायरेक्ट निगलाएगा ना तो गटाक देवर नीचे धड़ाम देवर आवाज नहीं। कुइया देखा है, कुइया और में मान लो कि खाली है तो में ईटा गिरा ऊपर से तो छपाक देवर करेगा कि नहीं, इसी प्रकार से होता है। तो बताओ अंदर वाला जो ऑर्गन है उसको चोट भी लग सकता है। तो हमारा बॉडी ऐसा नहीं है, खाते समय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिकुड़न, है ना, सिकुड़ता फैलता मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। और ये फूड पाइप से होते हुए हमारा स्टमक में आता है, और स्टमक में जैसे ही पहुंचता है उसके वाल में एक ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, HCl जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो गया उसको मार देता है और भोजन को थोड़ा एसिडिक नेचर करके देता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो म्यूकस हो गया वो प्रिवेंट करता है लाइनिंग या स्टमक के जो वाल है उसको कोरोड होने से बचाता है। मस्कस जो नेटा खखार टाइप का जो हुआ वो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, उसको सटने नहीं देता है, नहीं तो पता है उसका जब एक्शन काम करेगा ना तो अंदर ही से गला देगा, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, समझ में आ रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके बाद जैसे ही ये स्टमक में से डाइजेस्ट होता है इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला जाता है कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, है ना। यही वो स्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पचता है। जब कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन के पास जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन 2 से सिक्रेशन प्राप्त करता है, एक है लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। तो लीवर के द्वारा जो निकलता है उसको बोलते हैं बाइल जूस, कौन निकलता है, बाइल जूस, है ना। ये बाइल जूसवा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। जब कैल्शियम ऑक्जिलेट का मात्रा बढ़ता है तो स्त्री के चाहे पुरुष के सुनिएगा पथरी हो गया है ना, तो गॉल ब्लैडर में ही पथरी होता है जनरली, नहीं तो फिर किडनी में। 2 ही जगह कैल्शियम ऑक्जेलेट का मात्रा बढ़ता है तब जाकर के, है ना, या तो किडनी में हो सकता है और नहीं तो फिर गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में ही होता है ना, तो उसको बाद में ना जब ऑपरेशन जब होता है ना तो उसको गैस वाला बीमारी धर लेता है, ओई कड़ित रहेगा वो, है ना, अभी ना समझ आना कि वो डिलीवरी होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही सबसे पहले गॉल ब्लैडर में वो आया तो लीवर से जो जूस निकला उसका नाम है बाइल जूस। परीक्षा में पूछा है मेंशन 2 फंक्शन ऑफ बाइल जूस, तो पहला याद रखना, इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, माने बेसिक करता है। कैसे? कि देखो भोजन में जब एसिड मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वहां तो एसिडिक कर दिया, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेसिक चाहिए कि नहीं, तो यही बेसिक करके न्यूट्रल करता है। और सेकंड फंक्शन याद रखना, इमल्सिफाई द फैट, फैट को तोड़ने का काम। इसके बाद आ जाओ पैनक्रियाज के द्वारा, तो पैनक्रियाज के द्वारा 3 चीज निकलता है, कोची अमाइलेज, है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, है ना। अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को तोड़ना, और ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन, और लाइपेज फैट। तो ये क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट जो है भोजन के जो भी कंपोनेंट है उसको पचाने का काम करता है ना। तो जब पूरा पच जाता है तो इसका मतलब याद रखना, हियर ऑल द फूड कंपोनेंट गेट डाइजेस्टेड। याद रखना, कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछे क्या विटामिन पचता है, तो नहीं, विटामिन कभी नहीं पचता, इसको एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी सीधे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ग्लूकोज लेता है, देखता है इंस्टेंट एनर्जी कहां से आ गया जी, ग्लूकोज का पानी पिए, नींबू का पानी पिए, पानी भी नहीं पचता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। हमारा बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, समझ में आया। तब कोई भी बोले कि विटामिन पचता है, नहीं, विटामिन हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स, खनिज डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब करता है,
समझ में आया। खाली जो सॉलिड फूड जो खाते हैं ना, इसी तरह काहे तुरंत डायरेक्ट डॉक्टर बोलता है कि पहले जूस उस दीजिए इनको, बोलो। वो डायरेक्ट जानता है डॉक्टर कि उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है और ये इंस्टेंट एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीका से पूरा डाइजेशन खत्म। अब डाइजेशन के बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बोलस, ये तो भोजन जब मिल जाता है अपना अपना बोलस हो गया, काइम हो गया, अलग अलग होता है। भोजन जब सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है तो उसको बोलस कहते हैं, है ना। कभी कभी खाए बाजी मुंह में आकर उकर नहीं मिलता है तो थूकवा से नहीं ओक देता है, देखता है वो अकड़वा करने वो आ चुन के फिर बीगा फिर खा गया, है ना। कह रहे सहिलवा खाई हुई से, है ना। साहिल को देखे थे एक बार ऐसे बगले में खा रहा था, सिंघारा खा रहा था, ओकरा में देख रहा कि देखिए ना मेरा आलू में आकर निकल गया है रे बोक्का तहने, ठीक है। तो ऐसा एक आध वो लड़का मिल जाएगा तो क्या करोगे, वही हो गया बोलस काइम। फिर अलग अलग होता है। छोटा छोटा बच्चा में तो और रहता है, छोटा बच्चा 1 साल के बच्चा रहता है, वो नहीं 1 साल वाला कर रहे हैं, वो क्या करेगा, खाते खाते क्या करेगा ना, छोटा बच्चा तो खाता नहीं है बेचारा, वो क्या करेगा ना कि मतलब जनरली छोटा बच्चा है वो का जो अभी जन्मे हुआ है तो उसको देखेगा ना कि कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद क्या करेगा, वो उल्टी कर देता है ना। और उल्टी करेगा ना तो दूध पियाएगी ओकर मम्मी और वो दही के उल्टी करता है, देखा है। छोटा बच्चा कभी उसको पेट उठ चत जाए तो उलट देगा, ठीक है ना। अब नहीं तो फिर जहिया होगा हम नहीं तो दिखाएंगे छोटका के, ठीक है। तो इस तरीका से ये हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो, अब एक बात समझो, सबसे पहले जब पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन इंटेस्टाइन, है ना, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कौन सा टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प करता है या प्रोवाइड करता है मैक्सिमम एक्सचेंज, है ना। विलाई याद आया, विल्ली, है ना। ये विलाई जो होता है या विल्ली जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना। ये डिओडेनम वगैरह जो बोलता है ना इसको, तो ये क्या करता है ना, यही हेल्प करता है मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ फूड। या मैक्सिमम एक्सचेंज क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, बिल्कुल सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि बढ़िया से भोजन एब्जॉर्ब हो जाए, समझ में आया। और एक क्वेश्चन आउ आता है, एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, है ना। तो याद रखना, लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, है ना। ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो लॉन्ग ट्यूब है 9.5 मीटर का, उसी को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और यही एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम गट होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गट कहते हैं। तो इस तरीका से फिर भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, सॉलिड फूड एब्जॉर्ब हुआ, वहां से फिर चल जाता है एनस। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम कुछ देरी तक रखता है स्टूल को, एक बाद एनस के थ्रू कहता है कि वो चल जाओ, अब शरीर से बाहर निकलो, है ना। तो वही सवेरे जाएगा अपना बाथरूम लोटा लेकर के कोई खेत में जाएगा और नहीं तो फिर 2 नंबर वॉशरूम में जाएगा, ठीक है। चलो खत्म, ये पूरा खत्म हो गया न्यूट्रिशन पोर्शन। अब आ जाओ रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। अब यहाँ पे सिंपली है, देखो एकदम सिंपल तरीका, बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, पानी रिलीज करेगा और बॉडी में हीट देता है, इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ई रेस्पिरेशन में, है ना, देखिए एकदम पूरा बढ़िया से है, लाइफ प्रोसेस के बताने के लिए क्या है, देख रहे हैं, ये पूरा 4 गो बेसिक प्रोसेस होता है। ये है सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन डन हो गया। अब हम लोग आ गए हैं सीधे सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हम लोग समझेंगे, इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। द बर्निंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के कंपोनेंट पूछेगा, याद रखना, कंपोनेंट पूछेगा तो 2 कंपोनेंट, एक का नाम है इनहेलेशन, क्या नाम है, इनहेलेशन, एंड सेकेंड का नाम होता है एक्सहेलेशन, है ना, एक्सहेलेशन, EXHALATION। स्पेलिंग मत देखना, खाली समझ जाओ भावना, है ना, कहीं कंसंट्रेट नहीं हो रहा। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो इनहेलेशन किसको कहते हैं, तो ब्रीथ इन को, है ना। एक्सहेलेशन किसको कहते हैं, ब्रीथ आउट को, ठीक है ना। अब एकरा में देख सिंपली बताते हैं, सिंपल दम मतलब कि 1 नंबर के थोड़ा बात बता रहे हैं कौची, इसमें एकदम बेसिक जो लेकर के चलने वाला बात है। और वो बात क्या है, किस तरीका से आएगा सवाल, ठीक है ना। अब एकरा में जो कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग को किस तरीका से आता है, जैसे देखो एकरा में सबसे पहले ना टाइप्स पे पूछा जाता है, यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। तो देखो रेस्पिरेशन का जो टाइप होता है वो 2 तरह का होता है ना। एक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या नाम है, एरोबिक, और एक का नाम है एनएरोबिक।
एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, देखो वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के परसेंस में होता है ना, और वैसा एनएरोबिक क्या हुआ, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब होगा ये, तो उसको एनएरोबिक कहेंगे। ये परसेंस में हुआ। यहाँ पे भोजन कंप्लीट टूटता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, भोजन पूरी तरह से टूटता है। यहाँ याद रखना पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, जब भोजन आधा अधूरा टूटता है तो उसको पार्शियल ब्रेकडाउन कहते हैं। एक बाद देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जब तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पे बताएगा 38 एटीपी। वेरी गुड। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक कैसे बनता है, तो एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है एनर्जी के साथ, तब क्या निर्माण होता है, एटीपी का, जिसको बोला जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजी, करेंसी ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजी, करेंसी ऑफ एनर्जी इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो एनर्जी का जो करेंसी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। चला जाओ, अब यहाँ जो निकलता है कितना एटीपी, 2 एटीपी। एक बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में, व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो बता देना CO2 + H2O और 38 एटीपी एनर्जी, ठीक है। जबकि एनारोबिक के केस में पूछा जाता है तो एनारोबिक के केस में निकलता है इथानॉल निकलता है, +2 एटीपी एनर्जी निकलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अब पानी निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हाँ एनारोबिक के केस में। अब यही में ना अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब यही आता है, जैसे कि अब एकरा में हम दिखाते हैं कैसे, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेंशन द वेरियस पाथवेज, है ना, अलग अलग पाथवेज बताया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पाथवेज फॉर ग्लाइकोलाइसिस, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है मेरा। चलो देखो ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ सिंपली याद रखना ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, खत्म करके छोड़ेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इन परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परसेंस में जब क्या होता है ग्लूकोज टूटता है हमारे बॉडी में, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा था ग्लूकोज कोची कोची के फॉर्म में टूटता है हमारे बॉडी में, 3 केसेज परीक्षा में ही पूछा गया सवाल है, VVI नोट कर लो ये सब, ठीक है, बार बार इसको देख लेना। तो ग्लूकोज 3 तरीका से पाथवेज में पूछा था, एक का नाम है परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक का नाम है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक का नाम है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ABACNC, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो परसेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, मसल्स के केस में। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन केकरा में होता है, ईस्ट के केस में, ठीक है। तो ईस्टवे में पूछेगा कि इन प्रोडक्ट क्या होता है, तो इथानॉल निकलता है, जबकि मसल में क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट 38 एटीपी एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो इस सब के साइटों हम बता दिए, ठीक है ना। लाइए जैसे देखिए अभी एकड़े में एक परसेंस ऑफ जो ऑक्सीजन जो टूटता है ना, परसेंस ऑफ जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के जो परसेंस में जब टूटता है तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो परसेंस में टूटता है इसी का एक नाम दिया गया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल, याद रखेंगे। ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे 3 तरह से बात समझना होता है, जैसे कि एक टर्म है हमारा कि लैक्टिक एसिड है क्या भाई, तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो 3 कार्बन से बनता है, ठीक ना। और ये जब कंसिस्ट करता है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप शामिल करता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। सिंपली अभी याद रखना द ग्रुप कार्बन का 3 कार्बन आइटम का एक कंपाउंड होता है जिसमें कीटोन ग्रुप शामिल रहता है साथ में कार्बोक्सिलिक के साथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। पाइरुवेट भी वही होता है लेकिन ओकरा में हाइड्रोक्सी शामिल रहता है, हाइड्रोक्सी ओकरा में शामिल रहता है, खाली यही बेसिक डिफरेंस है। देखो तो 3 केस में तो इथाइल अल्कोहल केकरा में निकलेगा, ईस्ट वाला में लिखा भी है यहाँ, लैक्टिक एसिड परसेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला में, तो मसल्स परसेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब्सेंस यानी लैक कमी हो जाना ऑक्सीजन का, तो ये हो जाता है हमारा किस चीज में, तो कमी हो गया हमारा जाकर के हड्डी उड्डी में केस में हो गया, मसल में। तो याद रखना जब कमी के कारण यानी लैक के कारण जो होता है वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, किस चीज का जमा होता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है,
हमारे बॉडी में या एक दर्द हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, मसल्स क्रैम्प कहते हैं। और इस मसल्स क्रैम्प से छुटकारा कैसे मिलता है बताओ, हॉट वाटर बाथ। वेरी गुड, हॉट वाटर बाथ। और हॉट वाटर बाथ जब करते हैं तो इस समय क्या होता है ना, या ऑयल मसाज है ना, वही करावे गेल है आजू हमर चलवा, ठीक है ना, वो बैंकॉक गया है हॉट मसाज करवाने, ठीक है ना। तो हॉट वाटर बाथ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉट वाटर बाथ आया और साथ में ऑयल मसाज होता है, ठीक है ना। और इससे क्या करता है, मतलब प्रिवेंट कर देता है, ताकि जो भी आपका जमा हुआ था वहाँ से हट जाएगा और फिर थोड़ा सा आपको ना रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे है ना, ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड के केस में, अब ये बता दिए हैं पूरा, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ये देखो किस तरीका से होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हॉट वाटर मसाज करा दिए वो लड़का के, अब बाथों करवा दिए। चलिए उसका दम लैक्टिक एसिड जमल था 3-4 दिन से, एक्चुअली क्या हो रहा था कि उछल कूद खेल रहा था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ना कि आखिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारा बॉडी में होता कैसे, ठीक है ना। तो एगो हम फोटो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, और वो फोटो के माध्यम से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात है ना, यहाँ जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में किस तरीका से काम करता है इसके बारे में। तो देखो सबसे पहली बात, ये जो है हमारा ये अलग अलग पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक प्रकार का बॉडी को ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ऑर्गन सिस्टम किसको कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। तो जब ये हमने बताया कि ये तो प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का, तब पूरा इसमें देखिए ये थोड़ा बड़ा भी है, क्लियर भी है, ठीक है ना, फोटो के जरिए समझेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी है भाई, है ना। तो देखो नसल पासेज इसको कहते हैं, हेयर में नाक में ना छोटा छोटा फाइन बाल रहता है, पतला पतला, उसका काम होता है फिल्टर द डस्ट पार्टिकल कमिंग इन द एयर, माने जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल है उसको आता है, उसको क्या करता है, फिल्टर करने का, छान देने का काम करता है, फिर जाकर के ये पास करवाता है पैरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स तक, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स। देख भाई जहां जहां इंपॉर्टेंट सवाल है, ये राम लो बैटरी, ओके डोंट वरी, अभी चलेगा ये, ठीक है ना। तो जहां जहां ट्रैकिया, जो ट्रैकिया के केस में बताया जाता है, तो ट्रैकिया के केस में यहां जब बोलेगा तो तुम याद रखना काहे कोलैप्स नहीं करता है। कोलैप्स का मतलब ढहना, तो इसके मतलब याद रखना काहे नहीं करता है, तो बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट कार्टिलेज। खत्म हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट कार्टिलेज, ठीक है ना। ये सॉफ्ट कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है सॉफ्ट कार्टिलेज से, अब इसमें जैसे ही आते हैं, देखिए इसके ऊपर ना रिंग्स होता है, ठीक ना, रिंग्स बना हुआ है, और ये जो रिंग्स है ना, ये जो रिंग्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिब केज है, ठीक है ना। और ये जो रिब केज होता है, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि जो रिब केज है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को। सबसे पहले रिब केज जो होता है प्रोटेक्शन देने का काम करता है लंग्स को, फेफड़ा को, ठीक है ना, वाइटल ऑर्गन जो भी है उसको प्रोटेक्शन देने का काम होता है। ये डायफ्राम क्या होता है, तो ये दोनों सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी का। जरा लड़का होला रहता है ना, औरत के, मर्दाना है कहाँ होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जिस महिला के बच्चा होना रहता है, तो उस केस में क्या होता है, उसका एब्डोमेन कैविटी और दो फूल जाता है ना घैला लेखा, तो वो जो आखिर शेप जो लेता है ना, तो इस केस में क्या होता है ना, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। वही समझ नहीं पाता है आदमी, उसको ऑक्सीजन वगैरह ये होता है, तो बच्चा पुशिंग के टाइम में ना कभी कभी लोग बोलता है कि और प्रेशर लगाओ, लेकिन उसको तो सांस एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो नहीं रहा है ज़्यादा, है कि नहीं, वो तो जिंदगी से ठेला जाती है, इसीलिए फिर बोलता है कि इससे अच्छा कि चीड़ छाड़ के निकाल दीजिए बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एल्वियोली ब्रोंचिकल्स, देख संबंध, यहाँ से नसल पासेज, ट्रैकिया आया, विंड पाइप जिसको कहते हैं, और इसके बाद ये दो ब्रांच में टूटता है, इसलिए ब्रोंच, इसमें छोटा छोटा अदर पार्ट होता है, इसको ब्रोंचियोल्स कहते हैं। एक में स्मॉल ओपनिंग होता है, स्मॉल ओपनिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हाँ एल्वियोली। और एक ऐसा होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, काहे लगी बैलून लाइक, तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, ठीक है ना, तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने के लिए होता है। तो मेन यहाँ रेस्पिरेशन के केस में इसी के बारे में बताया जाता है, किस तरीका से फंक्शन हमारा पता चल गया बॉडी में, है ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन जब समझेंगे तो वो कैसे होता है इसके बारे में समझिएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन समझने से पहले इसमें आपको एक बात जानना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब बात करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में,
तो ट्रांसपोर्टेशन भी दोनों तरीका से हो, दोनों में पढ़ेंगे हम लोग, प्लांट में एज वेल एज एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में। तब प्लांट्स में सीधे याद रखना दो कंपोनेंट, एक का नाम होता है वाटर या मिनरल्स को पहुंचाने वाला, वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाने वाला। तो वाटर एंड मिनरल्स को जो पहुंचाने का काम करता है उसका नाम है जाइलम वेसल, है ना। आज जबकि भोजन को जो पहुंचाने का काम करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। आज जाइलम और फ्लोएम टोटल दोनों कंपोनेंट है किसका, वैस्कुलर बंडल का। किसका कंपोनेंट है, वैस्कुलर बंडल का, इसी से निकलता है। याद रखना, मोबाइल चला रहा है टकला, जाइलम का जो पार्ट होता है वो 4 गो है ना। सबसे पहला आता है जाइलम वेसल, इसके बाद आता है जाइलम ट्रैकियाड, समझो इधर, जाइलम वेसल, ट्रैकियाड, इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और फाइनली जाइलम फाइबर। ये 4 कंपोनेंट है। इसी प्रकार से फ्लोएम का 4 पार्ट, कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ जाइलम, इसीलिए हम करवा रहे हैं, तुम लोग मजाक ले रहा है। फ्लोएम का पार्ट याद रखना सीब ट्यूब, इसके बाद कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। कोई दिक्कत, ये 4 कंपोनेंट है इसका, ठीक है। तो सिंपली याद रखिए, द जाइलम विच एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है ना, एलोंग विथ मिनरल, दैट इज टर्म्ड एज, तो उसको बोलते हैं जाइलम सैप, याद रखना, ठीक है ना। एंड अनदर वर्ड गिवन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, भोजन जो पहुंचाया जाता है उसके लिए अदर वर्ड क्या है, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। दूसरा वर्ड जब क्वेश्चन पूछ दे कि पौधा में जो भोजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए अदर अल्टरनेट वर्ड का नाम बताओ, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलो तब पौधा में यही है। पौधा में पूछेगा पानी कैसे, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया, जाइलम प्रेशर देता है, इसके द्वारा पूरा बॉडी में पानी पहुंच जाता। फ्लोएम कैसे, तो लीफ में के क्लोरोप्लास्ट में भोजन बना, क्योंकि किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट में भोजन बना, उसके बाद सीबी ट्यूब में लोड होता है भोजन, पीछे से ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी आता है, तो आगे भोजन पीछे पानी ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, यही ढकला जाता है, तो हर पार्ट में पहुंच गया। कोई दिक्कत, खत्म कहानी। चलो अब आ जाओ, अब मेन है ह्यूमन में। तो ह्यूमन में तुमको ट्रांसपोर्ट समझने से पहले तोरा सबसे पहले माइंड में एक बात बैठाया पड़तो बुआ, जिसका नाम है खून। खून के पहुंचावे वाला बर्तन, तब ब्लड आ ब्लड वेसल हमनी के समझे पड़ता हुआ। तब ब्लड किसको कहते हैं, तब ब्लड के बारे में बताया जाता है इट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ये नेचुरल कोलाइड है बाबू, याद रखिए। याद है क्लास 9 में पढ़ लो, सस्पेंशन, सोल है ना, फोम, याद है, एरोसोल, लड़कियां मारती है आजकल बलवा में, है ना, हेयर स्प्रे, वो एरोसोल के अंतर्गत में, ये सारा चीज इसका कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताने, ब्लड के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने वाला था स्टर्नबर्ग, है ना, ये वैज्ञानिक था शायद, ठीक है ना, इन्होंने ही खोज किया था। खून के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। इतना हमनी के डीप में नहीं आएगा, याद रखना, हमनी के खाली ब्लड के टाइप पूछता हुआ। तब ब्लड के मेन 2 कंपोनेंट, एक का नाम है प्लाज्मा और एक का नाम है कॉर्पसल्स, याद रखना, कॉर्पसल्स। प्लाज्मा ये 90% या 65% से लेकर के 90% जो वाटर रहता है ना खून में पानी, खून फ्लूइडिटी बहने के पीछे यही प्लाज्मा का मौजूदगी है। नहीं अगर ये रहेगा ना तो फ्लो नहीं करेगा। और कॉर्पसल्स में यहाँ 3 कंपोनेंट में बढ़ जाता है, एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी और एक का नाम है प्लेटलेट्स, ठीक है। और यही सब का, तो आरबीसी ऑक्सीजन का जो पिगमेंट रहता है, याद है ना, हेमोग्लोबिन सुने हैं ना, यही हेमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करता है। डब्ल्यूबीसी सुरक्षा देना, है ना, ये सोल्जर ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जब हाथ उत कट जाए, नाक मुंह फट जाए, खून निकल रहा है, तो खून जमने का काम ये होता है जाके प्लेटलेट्स के द्वारा। डेंगू में इसी का संख्या कमता है। 120 दिन तक ही जिंदा रहता है, 10 से 12 दिन तक ही रहता है, 14 से 15 दिन तक ये रहता है, ठीक है। ये सबका लाइफ स्पेन है, हाँ, नया बनता है, रिकवर होते रहता है, इसीलिए ना ठूसता है आदमी। चल आ जा, ई हवा मेन डायग्राम, कंप्लीट सर्कुलेशन एकदम कैसे पहुंचता है, इसके बाद बता देंगे तो सब कैसे मूतता है ना, कहे कि वही एक्सक्रेशन बच जाएगा खाली। तो देखो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, ये लंग्स, ये देखो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, यही नाम समझा रहे थे जी। देखो एकदम स्टेप से समझ जाओ, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरा मैकेनिज्म समझिएगा। देखिए ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होने का जो मैकेनिज्म कैसे है, देखो सबसे पहले लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स जो कनेक्ट है ये बाहर वाला नाक से सांस लो, नाक से सांस लिए, ये गया भीतरे, कहाँ जाएगा भीतरे, उतना भीतरे नहीं, ये लंग्स से जैसे ही सांस लिए, इसके बाद जो नाक से सांस लेंगे लंग्स में गया, लंग्स कनेक्ट है वहां से
पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है और लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, वहां पे वाल्व 1 है, ये वाल्व कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में मेन आर्टरी होता है जिसको अरोटा कहते हैं। तो देखो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में आ रहा है ना, ये ऊपर वाला याद रखना, ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम, सॉरी राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपर वाला दोनों आर्ट्रियम का काम रिसीवर होता है। रिसीव मतलब रिसीव प्राप्त करने वाला, जबकि नीचे वाला दोनों का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टर पहुंचाने का काम करता है। तो ये रिसीव किया और रिसीव करने के बाद क्या करता है, जैसे ही रिसीव किया इसके बाद ये वाल्व 1 के द्वारा एक यहां पे आया और मेन आर्टरी में पहुंचा, मेन आर्टरी के द्वारा बॉडी ऑर्गन में जाता है और बॉडी ऑर्गन में जैसे ही जाता है यहां पे क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। कारण क्या है कि जितना भी ऑक्सीजन यहां पे था उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। एब्जॉर्ब करके जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो यहां से एक नस होता है जिसका नाम है वेना कावा। ये वेना कावा क्या करता है, ये डायरेक्ट राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम का जो वाल्व होता है, वाल्व 2, देखो V2 लिखा है ना, वाल्व 2, V1 वाल्व 1, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बोला जाता है, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में। देखो तो एक बार जाते समय पल्मोनरी मतलब हार्ट में इंटर किया, और एक समय लौटते समय, ठीक है ना। इसीलिए इंसान में जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो है ना, ये डायग्राम चारों चैम्बर वाला, ये हार्ट है, समझ गए ना, ये नहीं शीशा का था दिल मेरा, ठीक है ना, वो नहीं, उसके लिए तो बहुत ज्यादा उपमा दिया गया है ना, दिल गलती कर बैठा है तो बहुत सारा बात है, लेकिन यहाँ ये दिल गलती कर बैठेगा ना तो तू गलती करे लायक ही नहीं रहेगा। एक बारी कह दे कि हम आज गलती कर बैठे हैं तो लोटिया डूब जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब आ जाइए पेशाब में, आ जाइए, सॉरी पेशाब नहीं मतलब कि एक्सक्रेशन में आ जाइए, ठीक है ना। अब इसको भी खत्म कर देते हैं। देखो एक्सक्रेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टॉक्सिक सबस्टांस बॉडी से हटाया जाता है, टॉक्सिक सबस्टांस बॉडी से रिमूव होता है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। तो एकरा में ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये देखो है ना, एगो लड़का है उसका ये है, ठीक है, वो लड़का नहीं है भाई, किसी का बनाया गया है। तो ये देखो एक्सक्रेटरी यूनिट मेन हम लोग समझेंगे। एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में अगर पूछता है तो किडनी के केस में, मतलब ये फिल्ट्रेटिंग यूनिट बारे में बोला जाए, है ना। जैसे अगर बाल बता दे एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन किसका आ जाएगा तो हमारा किडनी का आ जाता है, ठीक है ना। और इसका अलग अलग जो पार्ट बना हुआ है इसमें, तो देखो सबसे पहले 2 किडनी होता है इंसान का, लेफ्ट किडनी राइट किडनी यहाँ पे दिखा रहा है, ये लेफ्ट रेनल, रेनल याद रखना, जब भी किडनी से रिलेटेड रहता है तो रेनल शब्द का दिया जाता है ना। एड रेनल ग्लैंड इसीलिए किडनी के टॉप में पाया जाता है, एड रेनल टॉप ऑफ द किडनी, यहीं से याद रखना। इमोशन हाइपोथैलेमस, लड़की के देख करके मन जो डोलता है ना तो यही रहता है ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक ना, किडनी के ऊपर यही मेंटेन करता है हमारा ब्रेन से सीधे, यही से है ना। हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो पढ़ाएंगे ना आएगा काम में आगे, यहीं पे रहता है एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ पे रहता है, ये माइंड में लग ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में अगला दिन बता देंगे, तो बैटरियों लग रहा है कि धुआं दे देगा, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद देखो अरोटा वगैरह यहाँ पे ना, बोलूँ ना, किडनी का मेन काम होता है फिल्ट्रेट करना, फिल्ट्रेट करना। अब फिल्ट्रेट को ऊँची करता है, नाइट्रोजीनियस बेस्ड ना रहता है बुआ, नाइट्रोजीनियस बेस्ड रहता है। ये नाइट्रोजन नहीं सुना है, पेशाब करता है दीवार पर तो बोलता है कि नोनी लग गया है, यूरिया है ना, वो रहता है, उजला उजला लग जाएगा। यही चलते पता है वो मार्बल पे कोई ऐसा नहीं चलते, सब टाइल्स लगाता है बाथरूमा में। पहले समझ में तक लगता है ना, रहे वाला रूमा में नहीं लगाएगा लेकिन वॉशरूम में जरूर लगाता था। सीमेंट का वो लाइफ को बर्बाद कर देता है ना, करोड़ कर देता है, समझ में आया, उजला उजला। तो यूरिया का परसेंटेज खाद का वो रहता है, ठीक है। तो ये देखिएगा प्लांट में जो होता है, प्लांट में जो एक्सक्रेशन के बारे में पूछेगा तो ओकरा में जैसे कि रेसिन्स है ना, गम निकलना, गोंद निकलना, ये सारा चीज प्लांट में होता है। डेड लीफ, ठीक है ना, डेड लीफ हो गया, पत्ती का गिरना, ये सारा चीज जो होता है वो प्लांट में एक्सक्रेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना। तो प्लांट में ज्यादा हार्ड नहीं है, किसी भी प्रोसेस शेडिंग ऑफ लीव्स वगैरह एक्सक्रेशन ही होता है, गोंद का निकलना, रेसिन्स का निकलना, ये सारा चीज क्या कहलाता है, एक्सक्रेशन इन प्लांट। किसी भी प्रोसेस, क्या बोल रहे हैं, हाँ फ्रूट्स वगैरह का पेलिंग ऑफ फ्रूट्स बोलता है, सही बात है, वो सारा चीज माने वो जो गिर जाना, एक्सेसिव पकने के बाद जो बर्बाद हो जाना, ठीक है ना, ये सर हाँ खराब हो जाता है ना एब्सेसिक एसिड के कारण, तो एक्सेस उसका पार्ट है तो डैमेज हो गया तो निकलना पड़ेगा ही, तो ये आ जाता है हमारा एक्सक्रेशन इन प्लांट के केस में। जबकि अगर मेन देखो इसमें हम लोग को समझना क्या है कि किडनी का जो फंक्शन है ना वो मेन जरूरी है। ये देखो ये वाला समझना, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो नेफ्रॉन जो होता है इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेटिंग यूनिट, ये मिलियन संख्या में होता है, फिल्ट्रेटिंग यूनिट होता है, ठीक है ना। और ये मिलियंस ऑफ यूनिट में मतलब इसका संख्या अत्यधिक होता है। और आपको हम बता दें ये इसका स्ट्रक्चर में याद रखना, इसमें ग्लोमेरस है ना, और एक और याद रखना बोमेंस कैप्सूल,
बोमेंस कैप्सूल, है ना। ये बोमेंस कैप्सूल जो क्या होता है, ठीक ना, ये बोमेंस कैप्सूल जो क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। बोमेंस कैप्सूल जो होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो क्या करता है, इस तरीका से स्ट्रक्चर है, इसमें देख रहे हैं, इसी से आकर के होकर के गुजरता है, ठीक ना, और मेन आर्टरी ये सारा चीज इसमें शामिल रहता है। अब बोमेंस कैप्सूल से होकर के जाता है तो यहाँ पे जैसे बोले तो खून और पेशाब का जो अलग करने का काम होता है इसी का रहता है। किडनी तो पहले वो किया, फिर याद रखना किडनी का एक मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। अगर बोले ना तो फिर एक कितना रहना चाहिए, एमिनो एसिड, साल्ट का मात्रा, है सारा चीज हमारा बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए सारा चीज। देखो जब लाइफ प्रोसेस कब बढ़िया से काम करेगा, जब चारों जो प्रोसेस हो रहा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, सब बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। सारा चीज एमिनो एसिड, साल्ट का मात्रा, है सारा चीज। आज जैसे कि शुगर वगैरह, पैनक्रियाज से कम जूस निकला, जिसको बोलते हैं इंसुलिन, पता है ना, डायबिटीज का जो आज मैक्सिमम केस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।